नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। रचनात्मक समस्या समाधान। कैसे वो रोजमर्रा की तरकीबें, जिन्हें हम अक्सर जुगाड़ कह देते हैं, एक व्यवस्थित सोच यानी इनोवेशन, हाँ, नवाचार का रूप ले सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी सफर को दिखाते हैं। मतलब कैसे जुगाड़ की वो जो एक स्वाभाविक रचनात्मकता है, वो एक कदम आगे बढ़कर इनोवेशन की शक्ति बन सकती है। सही। आज का हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे इस अपनी देसी जुगाड़ वाली सोच को एक बड़े असरदार इनोवेशन में बदला जा सकता है। तो चलिए इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और शुरू करने के लिए शायद सबसे जरूरी है इन दो शब्दों जुगाड़ और इनोवेशन। इनके बीच का जो फर्क है उसे साफ करना। जुगाड़ अक्सर आप देखें तो एक फौरी जरूरत के लिए होता है, सीमित साधनों में किया गया एक काम चलाऊ हल। अच्छा। असरदार हो सकता है पर अक्सर अस्थायी होता है। हाँ, मतलब एक तरह का तात्कालिक समाधान है ना। हम्म, जैसे कुछ टूट गया तो वो टेप लगा दिया बस। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि इनोवेशन वो एक ज्यादा व्यवस्थित, एक सोचा समझा तरीका है। इसका लक्ष्य होता है टिकाऊ, मापने योग्य और दोहराए जा सकने वाले समाधान बनाना। ये सिर्फ काम चलाने के लिए नहीं है, ये समस्या को जड़ से और बेहतर तरीके से हल करने के लिए है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, और शायद यहीं से हमारी चर्चा शुरू होती है, कि उस जुगाड़ में भी तो रचनात्मकता छुपी है ना? बिल्कुल उसमें भी तो एक स्पार्क है, एक चिंगारी है। बिल्कुल। सवाल ये है कि उस चिंगारी को एक व्यवस्थित आग में कैसे बदला जाए। सही कहा। और इसे समझने का शायद सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी के जरिए। मान लीजिए एक शर्मा परिवार है, गर्मियों का मौसम है और रोजाना समझ लीजिए 4-6 घंटे की बिजली कटौती होती है। अब घर में सब परेशान। हाँ, ये तो मुझे लगता है कई घरों की कहानी लगती है। दादी माँ है, उन्हें दवाइयाँ ठंडी रखनी है, आंटी को खाना बनाना है, हाँ, बच्चों की ऑनलाइन क्लास है या असाइनमेंट्स है, शर्मा जी को घर से काम करना है। मतलब हर किसी की अपनी चुनौती। बिल्कुल। और देखिए हर किसी ने अपना अपना जुगाड़ निकाला। दादी माँ ने क्या किया, मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दवाइयों के पास रख दिया, एक तरह का देसी फ्रिज बन गया। अच्छा। आंटी ने पड़ोसी से गैस सिलेंडर उधार लिया और मिलकर खाना पकाना शुरू कर दिया, सामुदायिक रसोई टाइप। हम्म। राहुल है बेटा, उसने मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग करके पड़ोसी के वाईफाई से एक बैकअप कनेक्शन बना लिया। प्रिया ने हाथ से नोट्स तैयार किए, सोचा बाद में टाइप कर लेगी। शर्मा जी ने कार में लैपटॉप चार्जर लगाकर अपना काम निपटाया। देखिए, यहाँ संसाधनशीलता तो दिख रही है साफ। हर कोई अपनी समस्या सुलझाने में लगा है। हाँ, लेकिन ये सब अलग अलग प्रयास हैं, बिखरे हुए हैं। ये मिलकर एक बड़ी समस्या का हल नहीं बन रहे, है ना? एग्जैक्टली यहीं पर वो सिस्टमैटिक अप्रोच, जैसे डिजाइन थिंकिंग कहते हैं, उसका महत्व समझ आता है। ये व्यक्तिगत जुगाड़ से आगे बढ़कर एक सामूहिक, एक टिकाऊ समाधान खोजने का रास्ता दिखाता है। ये कहता है कि भाई समस्या को पहले गहराई से समझो तो सही, फिर समाधान सोचो। तो ये डिजाइन थिंकिंग है क्या? सुनने में तो थोड़ा भारी सा शब्द लगता है। क्या ये आम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रोजमर्रा में? अरे बिल्कुल, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। ये 5 आसान से कदम है इसमें, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पहला कदम है एम्पैथाइज, मतलब सहानुभूति रखना या समझना। जिनकी समस्या है ना, उनकी जगह खुद को रख के उनकी असल जरूरतों और उनकी भावनाओं को समझना। अच्छा। सिर्फ ये नहीं कि बिजली नहीं है, बल्कि ये कि बिजली न होने से उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, उनकी असली चिंता क्या है। अच्छा, तो शर्मा परिवार के मामले में इसका मतलब हुआ कि सिर्फ बिजली कटौती की समस्या नहीं, बल्कि दादी का वो डर कि दवा खराब न हो जाए, आंटी की चिंता कि खाना बनाने के साथ उसे ठीक से स्टोर कैसे करें, राहुल को सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि शांति से पढ़ने का माहौल चाहिए, ये सब समझना। एकदम सही पकड़ा। फिर दूसरा कदम है डिफाइन, यानी परिभाषित करना। जो भी समझा है उसके आधार पर समस्या को एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखना। जैसे शर्मा परिवार के लिए यह हो सकता है, हमें 4 से 6 घंटे की बिजली कटौती के दौरान परिवार की जरूरी आवश्यकताओं, मतलब दवा, भोजन, काम या पढ़ाई, इनको पूरा करने के लिए एक भरोसेमंद, किफायती और भविष्य के लिए तैयार बैकअप सिस्टम चाहिए। इससे लक्ष्य बिल्कुल साफ हो गया कि करना क्या है। अब आगे। तीसरा कदम है आइडिएट, विचार उत्पन्न करना। यहां पर मतलब दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाने हैं, बिना किसी रोक टोक के। जितने ज्यादा हो सकें उतने आइडिया सोचने हैं, सही गलत, संभव असंभव, सब कुछ। सोलर पैनल का आइडिया आ सकता है, जनरेटर का, पड़ोसियों संग मिलकर कुछ करने का, ऊर्जा बचाने वाले उपकरण लगाने का, कुछ भी।
फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। बिल्कुल। और फिर चौथा कदम प्रोटोटाइप, नमूना बनाना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपने जो सबसे अच्छे विचार लगे उनका एक सस्ता सा शुरुआती मॉडल बनाना, ताकि उसे टेस्ट किया जा सके। जैसे मान लीजिए पूरा सोलर सिस्टम लगाने का सोचा, तो उससे पहले एक छोटा सोलर पावर बैंक और कुछ एलईडी लाइट से शुरुआत करके देख लेना। अच्छा, एक छोटा टेस्ट रन। हाँ, या फिर वो सामुदायिक खाना पकाने का आइडिया है तो उसका एक हफ्ते का ट्रायल कर लिया। इससे पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, वो भी बिना ज्यादा पैसा या समय लगाए। समझ गई। और आखिरी कदम है टेस्ट, परीक्षण करना। यानी जो प्रोटोटाइप बनाया उसे असल में इस्तेमाल करके देखना और लोगों से फीडबैक लेना। हाँ, तो शर्मा परिवार ने अपने छोटे प्रयोगों से सीखा होगा कि भाई सोलर पावर बैंक चार्जिंग के लिए तो ठीक है, पर शायद फ्रिज नहीं चला सकता, या सामुदायिक खाना पकाने से खाना तो बन गया, पर शायद तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल था। बिल्कुल। और इसी फीडबैक के आधार पर वो अपने समाधान को और बेहतर बनाते हैं। इसे कहते हैं इटरेट करना, बार बार सुधारना। शर्मा परिवार ने शायद पाया होगा कि उनके अलग अलग जुगाड़ काम तो कर रहे थे, पर पूरी तरह नहीं, अधूरे थे। लेकिन जब उन्होंने डिजाइन थिंकिंग का इस्तेमाल किया तो वो एक ज्यादा बड़े और कह सकते हैं एकीकृत समाधान तक पहुंचे। और उनका अंतिम समाधान क्या था? क्या उन्होंने कोई बड़ा इन्वर्टर या जनरेटर खरीदा? दिलचस्प बात यह है कि उनका समाधान सिर्फ उनके अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने महसूस किया कि भाई ये समस्या तो असल में पूरे मोहल्ले की है, तो क्यों ना मिलकर कुछ किया जाए। ओह! तो उन्होंने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक सामुदायिक सौर ग्रिड और एक साझा संसाधन नेटवर्क बनाने का फैसला किया। अरे वाह! हाँ, जहां जरूरत पड़ने पर उपकरण, मदद, यहां तक कि वाईफाई भी साझा किया जा सके। वाह! ये तो मतलब व्यक्तिगत जुगाड़ से शुरू होकर एक पूरे समुदाय के लिए इनोवेशन बन गया। ये सचमुच दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्थित सोच जो है वो समाधान का पैमाना ही बदल सकती है। हाँ, और ये सिर्फ समस्या का हल नहीं बना, बल्कि इसने समुदाय को जोड़ने का भी काम किया एक तरह से। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई डिजाइन थिंकिंग की बात। इसके अलावा क्या और भी कुछ तकनीकें हैं जो इस तरह की रचनात्मक सोच में मदद कर सकती हैं, खासकर रोजमर्रा की छोटी-मोटी चुनौतियों के लिए? हाँ, कई हैं। एक बहुत मजेदार और उपयोगी तकनीक है स्कैम्पर। स्कैम्पर। हाँ, SCAMPER। ये असल में एक एक्रोनिम है, मतलब हर अक्षर एक क्रिया सुझाता है जिससे आप किसी मौजूदा चीज या विचार को बदलकर कुछ नया बना सकते हैं। S मतलब सब्स्टिट्यूट, किसी चीज को बदलना। C मतलब कंबाइन, चीजों को मिलाना। A मतलब अडेप्ट, किसी स्थिति के अनुसार ढालना। M मतलब मॉडिफाई, बदलाव करना। अच्छा। P मतलब पुट टू अदर यूज, किसी और काम में लेना। E मतलब एलिमिनेट, कुछ हटा देना। और R मतलब रिवर्स, उल्टा कर देना। अरे वाह! तो ये 7 अलग-अलग लेंस हैं जिनसे किसी समस्या या आइडिया को देखा जा सकता है। इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? जैसे शर्मा परिवार में ही? बिल्कुल। मान लीजिए प्रिया, शर्मा जी की बेटी, उसको घर में शोर होता है तो पढ़ाई में ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही है। अब SCMPR से सोचें। S सब्स्टिट्यूट, क्या आप पढ़ने की जगह बदल सकते हैं, लाइब्रेरी जाएं। C कंबाइन, क्या आप पढ़ाई के साथ कुछ मिला सकते हैं, जैसे कोई फोकस म्यूजिक। A अडेप्ट, क्या घर के माहौल को लाइब्रेरी जैसा शांत बना सकते हैं। M मॉडिफाई, क्या आप पढ़ने का समय बदल सकते हैं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ें। P पुट टू अदर यूज, क्या शोर को व्हाइट नॉइज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। E एलिमिनेट, क्या ध्यान भटकाने वाली चीजें जैसे फोन हटा सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है। और R रिवर्स, क्या परिवार को डिस्टर्ब करने वाला मानने के बजाय उन्हें अपना स्टडी पार्टनर बना सकते हैं। ओह! इससे तो कई सारे विकल्प खुल गए। एक ही समस्या के कितने अलग-अलग पहलू दिख गए। और शायद इन्हीं में से कोई हल निकल आए। जैसे आपने कहा, परिवार को स्टडी पार्टनर बनाना, इससे शायद वो पारिवारिक अध्ययन घंटा वाला आइडिया आया होगा, जहां सब लोग साथ में अपना अपना शांत काम करें। कितना सरल और असरदार। सही। स्कैम्पर आपको जब आप अटक जाते हैं ना, तो सोचने के नए रास्ते दिखाता है। इसी तरह एक और मशहूर तकनीक है 6 थिंकिंग हैट्स। 6 थिंकिंग हैट्स। एडवर्ड डी बोनो की। 6 टोपियां। हाँ, ये किसी फैसले या समस्या को 6 अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखने में मदद करती है। हर टोपी एक अलग तरह की सोच का प्रतीक है। ये कैसे काम करता है, संक्षेप में? बहुत संक्षेप में। सफेद टोपी सिर्फ तथ्य और जानकारी, नो इमोशंस, नो ओपिनियन, जैसे इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, औसत सैलरी कितनी है। हम्म। लाल टोपी भावनाएं,
इंट्यूशन, गट फीलिंग। मुझे कोडिंग पसंद है पर थोड़ा डर भी लग रहा है। काली टोपी, आलोचनात्मक सोच, कमियां क्या हैं, रिस्क क्या है। नौकरी मिलना मुश्किल है, कंपटीशन बहुत है। पीली टोपी, सकारात्मक सोच, फायदे क्या हैं, अवसर क्या है। ये बढ़ता हुआ फील्ड है, मौके मिलेंगे ही। अच्छा। हरी टोपी, क्रिएटिविटी, नए विचार, विकल्प क्या हैं। क्या इंजीनियरिंग के साथ कुछ और कर सकता हूं, अपना बिजनेस। नीली टोपी, ये है प्रोसेस कंट्रोल की टोपी, सोच को व्यवस्थित करना, क्या सोचा, क्या बाकी है, और फिर निष्कर्ष निकालना। ये तो काफी दिलचस्प है। जैसे आपने राहुल का जिक्र किया था, शर्मा जी का बेटा, अगर वो करियर को लेकर उलझन में था तो वो इन अलग अलग टोपियों का इस्तेमाल करके अपने लिए एक बेहतर सोचा समझा रास्ता चुन सकता था, हर पहलू पर विचार करके। बिल्कुल। उसने शायद सफ़ेद टोपी से डेटा देखा होगा, लाल से अपनी पसंद जानी, काली से जोखिम समझें, पीली से उम्मीदें देखी, हरी से नए रास्ते सोचें। जैसे शायद टेक उद्यमिता का ख्याल आया हो। और फिर नीली टोपी पहनकर सब कुछ समेटकर एक फैसला किया होगा। ये जो संरचित सोच है ना, ये जटिल व्यक्तिगत निर्णयों में भी बड़ी स्पष्टता लाती है। क्या मतलब है, परिवार में इनोवेशन का माहौल कैसे बनाया जाए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। परिवार मिलकर अद्भुत काम कर सकता है। कुछ सरल नियम या आदतें मदद कर सकती हैं। जैसे पारिवारिक विचार मंथन सत्र, शायद हफ्ते में एक बार किसी छोटी सी चुनौती या लक्ष्य पर मिलकर सोचें। जैसे कुछ नियम बना ले, जैसे अभी कोई आलोचना नहीं करेगा, हर विचार अच्छा है, एक दूसरे के विचारों पर कुछ नया जोड़ें, हाँ और वाला रवैया अपनाएं। शुरुआत में क्वांटिटी पर ध्यान दें, क्वालिटी पर बाद में। विचारों को लिखें या ड्रॉ करें ताकि सब देख सकें। एक साप्ताहिक चुनौती रखें, जैसे शर्मा परिवार ने चुनौती ली, अगले महीने बिजली का बिल 10% कैसे कम करें। अब सबने अपने अपने आइडिया दिए। दादी माँ ने कहा, दिन में पर्दे हटा दो, रोशनी आएगी। प्रिया ने कम ऊर्जा वाले उपकरणों की लिस्ट बनाई। राहुल ने सोचा कि सबको रिमाइंडर देने वाला कोई ऐप बना सकते हैं क्या। और जब सब मिलकर सोचते हैं तो समाधान भी ज्यादा बेहतर निकलते हैं और शायद आपस के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। मुझे याद आ रहा है, शायद उनका बिल असल में 35% कम हो गया था। हाँ बिल्कुल। और ये दिखाता है कि इनोवेशन सिर्फ कोई बड़ी कंपनी या लैब में नहीं होता, ये हमारे घरों में भी हो सकता है, रोजमर्रा की चीजों में। जैसे शर्मा आंटी ने रसोई में किया था, आपने बताया था, उन्होंने रोजाना खाना पकाने की जो चुनौती थी उस पर डिजाइन थिंकिंग लगाई। बिल्कुल। उन्होंने पहले समझा कि परिवार क्या खाना पसंद करता है, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है। फिर लक्ष्य बनाया कि समय कैसे बचाएं और खाना पौष्टिक भी हो। फिर तरीके सोचे, जैसे वीकेंड पे कुछ तैयारी करके रख लेना। फिर एक हफ्ते उसका ट्रायल किया और नतीजा, फैमिली मील प्रेप संडे की परंपरा शुरू हो गई, जिससे रोज का काफी समय बचने लगा। इसी तरह बच्चे भी पढ़ाई को रोचक बना सकते हैं, जैसे शायद प्रिया और राहुल ने किया होगा। विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ना, एक दूसरे को सिखाना, प्रोजेक्ट्स को कहानी या नाटक या आर्ट के रूप में बनाना। हाँ, क्रिएटिव तरीके। और शर्मा जी ने अपने ऑफिस में भी यही किया। टीम का मनोबल बढ़ाने और नए आइडिया लाने के लिए इनोवेशन फ्राइडे या लर्निंग लंच जैसे छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए। हाँ। और नतीजा क्या हुआ? टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ये दिखाता है कि इनोवेशन की जो मानसिकता है वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकती है। बिल्कुल। ये तो हुई व्यक्तिगत, पारिवारिक और कार्यस्थल की बात। क्या कुछ और उन्नत तकनीकें भी हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है? शायद आप संक्षेप में बता सकें। हाँ, कुछ और भी तरीके हैं जिनका इस्तेमाल ज्यादा बड़ी चुनौतियों या नए अवसर बनाने में होता है। जैसे एक है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ब्लू ओशन? हाँ, मतलब लाल समंदर जहां सब लड़ रहे हैं, कंपटीशन, उससे हटकर एक नीला शांत समंदर बनाना। यानी भीड़ भरे बाजार में मुकाबला करने के बजाय एक बिल्कुल नया बाजार या स्पेस बनाना जहां मुकाबला ही ना हो। अच्छा। जैसे दादी माँ का वो अंतर पीढ़ी रेसिपी एक्सचेंज का आइडिया था ना, वो कुछ ऐसा ही था। एक अनूठी पहल जिसका कोई सीधा कॉम्पिटिटर नहीं था। या फिर बायोमिमिक्री, प्रकृति से प्रेरणा लेना। हाँ। जैसे आपने राहुल के कैक्टस से प्रेरित वाटर टैंक डिजाइन का जिक्र किया था। प्रकृति लाखों सालों से समस्याओं का कितना बढ़िया हल निकाल रही है, हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति से सीखना, ये तो बहुत ही गहरा विचार है सच में। और एक है रिवर्स इनोवेशन। इसका मतलब है कि पहले स्थानीय जरूरत के लिए अपने माहौल के हिसाब से कोई अनूठा समाधान बनाना और फिर उसे दुनिया भर में ले जाना, न कि हमेशा पश्चिमी देशों में बने समाधानों की नकल करना। जैसे प्रिया का वो फैमिली लर्निंग नेटवर्क ऐप का आइडिया था, जो खास भारतीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर सोचा गया था।
ये उन्नत तकनीकें दिखाती हैं कि इनोवेशन का दायरा कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है वो है शर्मा परिवार का वापस समुदाय तक पहुंचना। वो स्मार्ट नेबरहुड इनिशिएटिव, ये कैसे हुआ? मुझे लगता है ये एक स्वाभाविक अगला कदम था। जब उन्होंने अपनी समस्या को डिजाइन थिंकिंग से हल किया तो उन्हें समझ आया कि अरे, यही प्रक्रिया तो सामुदायिक स्तर पर भी लागू हो सकती है। उन्होंने फिर मोहल्ले की आम समस्याओं पर ध्यान दिया, जैसे कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक जाम, सुरक्षा, पानी की कमी, ऐसी चीजें। और प्रक्रिया वही रही होगी, लोगों को समझना, समस्या परिभाषित करना, मिलकर आइडिया सोचना। हाँ बिल्कुल, पर इस बार बड़े पैमाने पर सामुदायिक डिजाइन थिंकिंग सत्र आयोजित किए गए, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हुए, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सब। फिर मिलकर समस्याओं को प्राथमिकता दी गई, भाई कौन सी समस्या सबसे जरूरी है और जिसे हम मिलकर हल कर सकते हैं। फिर समाधानों पर मिलकर काम किया गया, छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए और सबसे जरूरी, हर समाधान के लिए सामुदायिक जिम्मेदारी तय की गई, ताकि वो लंबे समय तक चलें, ये नहीं कि शुरू होकर बंद हो जाएं। और इससे क्या ठोस समाधान निकले? कुछ उदाहरण है क्या? हाँ, कई दिलचस्प समाधान निकले। जैसे एक साधारण से व्हाट्सएप ग्रुप को शिकायतों का तुरंत एक्शन लेने वाले सिस्टम में बदल दिया गया। कोई भी फोटो डालकर समस्या बताता और जिम्मेदार व्यक्ति उस पर अपडेट देता। अरे वाह! स्किल शेयर सैटरडे शुरू किया, जहां मोहल्ले के लोग ही एक दूसरे को मुफ्त में कुछ ना कुछ सिखाते। कोई सिलाई, कोई कंप्यूटर, कोई योगा। अच्छा। जेनरेशन ब्रिज प्रोग्राम बनाया, जहां युवा बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना सिखाते हैं और बुजुर्ग युवाओं को अपने जीवन के अनुभव और हुनर सिखाते हैं। यहां तक कि एक माइक्रो इकोनॉमी नेटवर्क भी बन गया, जहां लोग घर का बना खाना या छोटी मोटी सेवाएं जैसे टिफिन सर्विस, रिपेयर देकर थोड़ी कमाई कर सकें, मोहल्ले के अंदर ही। ये तो कमाल है। मतलब इनोवेशन सिर्फ कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाना नहीं है, बल्कि ये समुदाय को बेहतर, ज्यादा जुड़ा हुआ और आत्मनिर्भर बनाना भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और नतीजे भी शानदार थे। आंकड़े बताते हैं कि सामुदायिक संतुष्टि बढ़ी, समस्याओं को हल करने में लगने वाला समय काफी कम हुआ और पड़ोसियों के बीच, अलग अलग पीढ़ियों के बीच रिश्ते मजबूत हुए। और सबसे अच्छी बात, ये मॉडल फिर दूसरे मोहल्लों ने भी अपनाया। तो आज की इस पूरी बातचीत से अगर हमें कुछ मुख्य बातें या कहें कि इनोवेशन के सुनहरे नियम निकालने हों, तो वो क्या होंगे एक सार के तौर पे? मेरे हिसाब से कुछ मुख्य बातें ये निकल कर आती हैं। पहला, जुगाड़ प्लस प्रणाली इज इक्वल टू इनोवेशन। हमारी जो स्वाभाविक रचनात्मकता है वो जुगाड़ में दिखती है, उसे बस एक सिस्टम, एक दिशा देने की जरूरत है, तो वो इनोवेशन बन जाता है। सही। दूसरा, डिजाइन थिंकिंग सिर्फ विशेषज्ञों के लिए नहीं, ये सबके लिए है, हर तरह की समस्या के लिए है, चाहे वो घर की हो या ऑफिस की या समुदाय की। तीसरा, छोटी शुरुआत करें, बड़ा सोचें, छोटे छोटे प्रयोगों से शुरू करें, वे बड़े बदलाव ला सकते हैं, एकदम से बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चौथा, तेजी से असफल हों, तेजी से सीखें, प्रयोग करने से न डरें, हर गलती या असफलता एक सीख है जो आपको बेहतर समाधान की ओर ले जाती है। पांचवा, मिलकर काम करने की ताकत, चाहे वो परिवार हो या समुदाय, साथ मिलकर सोचने और काम करने से हमेशा बेहतर हल निकलते हैं और वो टिकते भी हैं। और छठा, इनोवेशन एक आदत है, ये कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की सोच और अभ्यास का तरीका है। और शायद सबसे अहम बात जो मुझे लगता है बार बार उभर कर आ रही है कि इनोवेशन सिर्फ कोई तकनीक या प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है। एक माइंडसेट। सही कहा। बिल्कुल सही। ये जिज्ञासा बनाए रखने की मानसिकता है, सवाल पूछते रहने की, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही क्यों चलने दें, ये पूछने की, प्रयोग करने की, असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखने की और दूसरों के साथ सहयोग करने की मानसिकता है। ये समस्याओं को बाधा नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखने का नजरिया है। तो आज का संदेश शायद बहुत साफ है। हम सबके अंदर, हमारे परिवारों में, हमारी उस जुगाड़ वाली सोच में ही इनोवेशन का बीज छुपा हुआ है। जरूरत है बस उसे सही माहौल देने की, सही प्रक्रिया अपनाने की और सहयोग से उसे सींचने की। और याद रखें, हर छोटा इनोवेशन मायने रखता है। आपका एक छोटा सा रचनात्मक कदम या समाधान किसी और व्यक्ति या परिवार के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए आज की बातचीत को इस एक सवाल के साथ विराम देते हैं, जिस पर हमारे श्रोता शायद बाद में विचार कर सकें। अगर आज बताई गई किसी एक व्यवस्थित तकनीक, चाहे वो डिजाइन थिंकिंग हो या स्कैम्पर हो या सिक्स थिंकिंग हैट्स हो, अगर उसमें से सिर्फ एक को अपनी किसी एक रोजमर्रा की चुनौती या किसी पारिवारिक मुद्दे पर लागू किया जाए, तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है? वो पहला छोटा कदम क्या होगा जो आप उठा सकते हैं?
इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। खोजते रहें, सीखते रहें और नया करते रहें। नमस्कार।